हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल अग्रवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला एंड फैक्ट सीरीज में। टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म्स फ्रॉम माय बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपटीशन फिजिक्स। तो रिफ्रैक्शन प्रिज्म में मतलब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस। ये प्लेन सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है और दोनों आपस में इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस का मतलब लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मीडिया यहाँ नहीं लगेगा। अगर पैरेलल सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होता है तो लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मीडिया लग जाता है, v1 sin थीटा v2 sin थीटा 2, वो यहाँ नहीं लग पाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये अंदर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और ये बाहर इमर्जेंट रे आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल हमेशा सारे नॉर्मल से नापते हैं। ये R2 है और ये E है। E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट फेस, ये इमर्जेंट फेस, ये बेस। तो E होता है दैट इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। It is the angle between two surfaces at which refraction takes place. अगर लाइट यहाँ से आके यहाँ जाती तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेते। R2 हमारे लिए जरा खास है। R2 को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इमर्जेंट फेस। इस फेस के लिए R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये नॉर्मल N1 है, इसका इस सरफेस से एंगल 90 डिग्री है। ये नॉर्मल N2 है, इसका इस सरफेस से एंगल 90 डिग्री है। ये पूरा राइट। डेल्टा 1 इस फेस पे जो डिविएशन हो रहा है वो डेल्टा 1 है। इस एरो भी मार्क किया अपन ने। और इस फेस पे जो डिविएशन हो रहा है, यहाँ जा रही थी और अब यहाँ जा रही है, यहाँ जाना चाह रही थी और यहाँ जा रही है। तो ये जो एंगल है ये डेल्टा 2 है, डिविएशन एट द अदर फेस, इमर्जेंट फेस। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो रे आ रही है वो एयर से ग्लास में आई और फिर ग्लास से एयर में गई। और ऐसी सिचुएशन में जब ये मीडियम डेंसर होता है और ये दोनों ही रेयर होते हैं, इसकी तुलना में हम ये रूल बना सकते हैं कि हर रिफ्रैक्शन के बाद रे विल गो एंड ऑन बेंडिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द बेस। पहले रिफ्रैक्शन में रे ऐसे जा रही थी पर थोड़ा सा बेस की तरफ झुक गई, और अब ऐसे जा रही थी पर और थोड़ा बेस की तरफ झुक गई। रे कंटिन्यूअसली गोज ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस। फिर ये जो I है वो R1 से बड़ा है और E जो है वो R2 से बड़ा है। असल में रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ है, u sin थीटा इज अ कांस्टेंट, वो एक बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बताता है कि डेंसर मीडियम में सब कुछ कम हो जाता है। तो एंगल भी डेंसर मीडियम में कम होगा। ये रेयर मीडियम है, या एंगल I है ये बड़ा है, R1 कांच में है छोटा है। E जो है वो रेयर मीडियम का एंगल है वो बड़ा है, और मतलब वो सारे एंगल जो नॉर्मल से बनते हैं। R2 जो कांच का एंगल है वो छोटा है। ठीक है, तो इसलिए अगर इस पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो जो हमें आएगा म्यू एयर into sin theta and air is equal to mu glass into sin theta and glass, उसको हम डायरेक्टली ऐसा लिखना चाहते हैं कि mu is equal to a mu g। mu से हमारा मतलब होता है एक से बड़ा वाला, r mu d refractive index of denser with respect to rarer। ये तो एक से बड़ा ही आएगा, तो एक से बड़ा लाना है तो बस sin of I upon sin of r1। ऐसे इस फेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो mu मतलब a mu g यानी mu glass upon mu air, और क्योंकि एक से बड़ा लाना है तो it should be sin of big angle upon sin of छोटा एंगल। sin of big angle मतलब sin of the angle in air upon sin of angle in glass। So mu is equal to sin of big angle upon sin of small angle is equal to sin E by sin R2। ये जो A होता है ये R1 plus R2 के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इस फेस में अगर डिविएशन देखें, ये प्लेन सरफेस है तो I minus R1 is the deviation, और इस फेस पे अगर डिविएशन देखें तो E minus R2, ये अगर ये R2 है तो ये भी R2 है, और E minus R2 is equal to del 2, और इसने भी यहाँ डिविएट किया, इसका भी एरो यही है, तो टोटल डिविएशन ऐड हो जाएगा। और जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो I plus E minus R1 plus R2 आएगा, और R1 plus R2 को हम A डाल देंगे तो डेल का फॉर्मूला है I1 plus I2 minus I plus E minus A। ये जो रिजल्ट्स हैं, खासतौर से ये चार फॉर्मूले, ये 1, ये 2, ये 3 और ये फाइनल 4, ये जो रिजल्ट्स हैं 1, ये 2, ये 3 और ये फाइनल 4, ये हमें न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स में एसेंशियली बस इन चार का ही उपयोग होगा बारंबार। ऑलराइट, अब हम इसमें देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिन पर बेसिकली न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला केस पढ़ रहे हैं, रे इज इंसिडेंट नॉर्मली। रे नॉर्मली आ रही है, तो इसमें ये रे नॉर्मली आ रही है along the normal on the incident face। एंगल ये 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल से बनता है वो 0 है।
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 जो नॉर्मल से बनेगा वो भी 0 होगा। अब A होता है R1 प्लस R2, उसमें मैं R1 को 0 डाल दूंगा तो R2 A के बराबर है। हमेशा हमारा सारा ध्यान तो R2 पे ही आना चाहिए। R2 is the most important angle because it is the angle of incidence at the emergent phase। सवाल में I की तो जानकारी वो देता है, R2 आपको सोचनी पड़ती है। अब अगर मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊं, यहाँ तो स्नेल्स लॉ लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि म्यू हो जाएगा sin 0 अपॉन sin 0, तो इनडिटरमिनेट टाइप की चली जाएगी। यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइए तो म्यू आएगा sin E अपॉन sin R2 और R2 यानी A, तो म्यू इज टू sin E बाय sin A। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस केस का। अगर ये नॉर्मली आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और अगर छोटे एंगल्स हों, अगर ये छोटे एंगल हो, मैंने डायग्राम में थोड़ा छोटे एंगल का प्रिज्म दिखाया है, स्मॉल एंगल्स हैं, ए छोटा है, मे बी आई तो 0 है ही, आई तो करीब करीब 0 है ही, स्मॉल एंगल्स हों तो फिर ई भी स्मॉल होगा। अगर ये छोटे एंगल होंगे तो म्यू हो जाएगा ई बाय, मतलब ये जो अप्रोक्सीमेशन है साइन थीटा से गुणो थीटा, ये अप टू करीब 30 डिग्री तो बड़े आराम से चल जाता है, टू बी प्रिसाइज अप टू 24 डिग्री, बट 30 डिग्री तक भी एरर इसमें ज्यादा बड़ी नहीं आती। इस फेस पे तो कोई डिविएशन हो ही नहीं है, रे अनडिविएटेड जा रही है। इस फेस पे डिविएशन है बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, ई माइनस R2 यानी ई माइनस ए, और हम तो खैर इसको कहीं भी सोचेंगे ही नहीं, हम तो डायरेक्ट डेल का फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, आई प्लस ई माइनस ए, आई है 0 और बाकी ठीक है ई माइनस ए। आप यहाँ से ई निकाल लेना, ये तो सवाल में दिया ही होगा, तो डिविएशन निकल आएगा। ये एक टाइप का बढ़िया न्यूमेरिकल हो गया। इस पर 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, या तो म्यू पूछ लेगा और या फिर वो ये डिविएशन मांग लेगा, टोटल डिविएशन। ओके, अब हम सेकंड केस पढ़ रहे हैं जिसमें रे इमर्जेस नॉर्मली। देखिए रे ऐसे जा रही है, इसका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस विद एंगल ऑफ ई रे, ये इमर्जेंट रे है, एंगल ऑफ ई रे विद ई फेस, इमर्जेंट फेस से जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री है, और हाँ एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 डिग्री है। नॉर्मल से एंगल जो नापते हैं, सारे एंगल हम तो बेसिकली नॉर्मल से नापते हैं, अलग से तो वो बोलेगा सरफेस से बताओ, नहीं तो हम हमेशा नॉर्मल से नापेंगे क्योंकि नॉर्मली वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो अगर ये 0 तो R2 0, तो अब ये दूसरा वाला ए के बराबर, ए सबसे बड़ा होता है, R1 प्लस R2 होता है, अंदर के सारे एंगल्स में ए सबसे बड़ा होता है, और फिलहाल अगर R2 0 है तो फिर दूसरा वाला जो है वो ए के बराबर होता है। अब इस फेस को तो म्यू की बात करेंगे नहीं, यहाँ म्यू की बात करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ बड़ा एंगल अपॉन साइन ऑफ छोटा एंगल, ये आ गया, और अप्रोक्सीमेटली आई बाय ए। अगर डिविएशन चाहिए तो अब तो हमेशा आई प्लस ई माइनस ए लगाएंगे, और इसमें ई 0 है तो आई माइनस ए हो गया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो डिविएशन है ये डेल्टा 1 के ही बराबर है, क्योंकि इस फेस में तो कोई डिविएशन हुआ नहीं है, तो या तो डिविएशन मांगेगा या कुछ इसमें से मांगेगा। और जानकारी देने के लिए वो कभी बोलेगा कि इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 है, और कभी बोलेगा नॉर्मली इमर्ज हो रही है, और कभी बोलेगा कि इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इमर्जेंट फेस। ओके, केस थर्ड देखते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। रे जो है इंसिडेंट फेस के अलोंग आ रही है, तो छूती हुई आ रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंस है। तो ये जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 90 है, एंगल विच द आई रे मेक्स द आई फेस, ये आई रे है और ये आई फेस है, ये एंगल 0 डिग्री है, इसी को ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। लैंग्वेज में यह उलझा सकता है, जो R1 है वो C के बराबर है। कभी भी रेयरर मीडियम में एंगल 90 हो तो डेंसर मीडियम में एंगल C होता है, चाहे रेयरर से डेंसर जाए चाहे वो डेंसर से रेयरर जाए, या यार हो या ना हो, टोटल इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो या ना हो, कभी भी रेयरर मीडियम में एंगल 90 होता है तो डेंसर मीडियम में एंगल C होता है। अब अगर ये C हो गया तो R2 जो है वो A माइनस R1 होगा, यानी A माइनस C होगा, और अब असली फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन A माइनस C। इस फॉर्मूले की मदद से अक्सर वो आपको कैलकुलेट करवा सकते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर बाकी सारी जानकारी उन्होंने दे दी तो। C तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, साइन C जो होता है वो 1 बाय म्यू होता है, तो अगर क्लास का म्यू दे देगा तो आप साइन इनवर्स 1 बाय म्यू करके C निकाल लेना, फिर A माइनस C से अब आपको म्यू तो ऑलरेडी फिर पता ही है तो E निकाल लेंगे आप। और फाइनली डिविएशन जो हुआ है ना, अब ये इंसिडेंट रे एक्चुअली रे यहाँ जाना चाह रही थी, और 2 डिविएशन के बाद रे फाइनली यहाँ जा रही है। पहले फेज पे इतना डिविएट हुई और दूसरे फेज पे वो इतना डिविएट हुई, 2 डिविएशंस के बाद
दो प्लेन सरफेसेस पे डिवीजन के बाद वो यहाँ जा रही है, ये ऐसे जाना चाह रही थी पर वैसे जा रही है। ये जो एंगल है ये टोटल एंगल ऑफ डिविएशन है, ये एंगल डिविएशन है, ठीक है। सो ये जो आंसर आ रहा है आई प्लस ई माइनस ए, आई इज 90, आई में गलती होने के चांसेस हैं, कब आप इसे जीरो ले लोगे आपको भी पता नहीं लगेगा। सो दिस इज 90 प्लस ई माइनस ए, एंड सिंस आई इज मैक्सिमम सो दिस डिविएशन इज डेल मैक्स, ये मैक्सिमम डिविएशन का केस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री है मैक्सिमम पॉसिबल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। इस समय जो डिविएशन है वो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिविएशन है बाय दिस गिवन प्रिज्म। ऑलराइट, अब हम पढ़ रहे हैं केस ग्रेजिंग इमर्जेंस का। रे इमर्जेंट फेस के अलोंग जा रही है, यहाँ जो इस फेस पे जो नॉर्मल से एंगल 90 डिग्री बना रही है, ग्रेजिंग फेस से जो इमर्जेंट फेस है उससे एंगल 0 डिग्री बना रही है, और हम लोग जिसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं वो 90 है। तो अगर रेयर मीडियम में एंगल 90 है तो डेंसर मीडियम में एंगल सी होगा, क्रिटिकल एंगल बस। तो ई जो है वो 90 है, नॉर्मल से नापते हैं। R2 जो है वो फिर इस समय C के बराबर है, R1 जो है फिर A माइनस C है, ये जो R1 है वो इन दोनों का डिफरेंस है, A सबसे बड़ा है, R1 जो है वो A माइनस C है। अब हम इस फेस पे म्यू लिखने के केपेबल हो गए, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1, यानी म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन A माइनस C, और फिर डेल्टा आ जाएगा I प्लस E माइनस A। तो I तो हम लोग को पता नहीं है, जब कैलकुलेशन से निकालेंगे E पक्का 90 है, तो फिर I प्लस 90 माइनस है। तो केस थर्ड था ना ग्रेजिंग इंसिडेंस का, उसमें आया था E प्लस 90 माइनस है, हमारा I प्लस 90 माइनस है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा अभी भी ये बड़ा है। और पिछले जो थर्ड केस है और फोर्थ केस है वो काफी मिलते जुलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूं तो रे अब यहाँ से लौट जाएगी और फिर ऐसे सारे अपने पिछले पाथ को रिट्रेस करेगी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इफ दिस रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर तो अपने पिछले पूरे पाथ को रिट्रेस करेगी। तो अब आई हो गया है 90 और ये हो जाएगा फिर ई, तो आई और ई इंटरचेंज हो जाते हैं। पिछले केस में अब ई 90 है ना, तो पिछले केस में आई 90 था, जब यहां से आ रही थी तो आई 90 था। I and E are always interchangeable, और जब I और E इंटरचेंजेबल हैं, I और E इंटरचेंजेबल हैं, तो फिर अगर तुम I और E इंटरचेंज कर रहे हो, कभी भी यहाँ मिरर एक रख रहे हो इसके रास्ते में और इसे इंसिडेंट रे बना रहे हो, तो फिर दोनों बार का डेल भी सेम आएगा। I को I बोलो या E बोलो, I प्लस E सेम रहेगा। आप I किसी को भी बोलिए, E किसी को भी बोलिए, पर एक पर्टिकुलर सेटिंग में, एक गिवन सेटिंग में I प्लस E सेम ही रहेगा। जो एक बार का नहीं, जो एक बार का I होता है ना, जो एक बार का I होता है, अगर रिवर्सिबिलिटी लगा दें, इसका जो I है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ E है, जितना ये E है ना, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया था, जितना ये E है उतना अगर तुम अगली बार इसको I बना दोगे तो जो अभी I है वो E बन जाएगा। I और E इंटरचेंजेबल होते हैं, और 9 इस केस में ये दोनों फिर डेल मैक्स देते हैं, अपने मैक्सिमम डिविएशन देते हैं, जब या तो इंसिडेंट ग्रेजिंग हो, इंसिडेंट रे ग्रेजिंग हो, या इमर्जेंट रे ग्रेजिंग हो। राइट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन ऑफ TIR इन प्रिज्म्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है TIR के लिए वो ये कि R2 शुड बी ग्रेटर देन C। ये जो एंगल है R2, जब R2 अगर C से बड़ा हुआ तो फिर TIR हो जाएगा। पहले इसका बाउंड्री केस देखते हैं। मान लीजिए ये केस ऐसा है जिसमें R2 जो है इस समय C के बराबर है। अगर R2 C के बराबर है तो रे ऐसे जाएगी ग्रेजिंग अलोंग द इमर्जेंट फेस। कुछ I1 है, कुछ R1 है, R2 जो है वो C के बराबर है। ग्लास का अगर म्यू दिया हुआ है तो उसका C फिक्स है। बाई चांस अगर R2 भी C के बराबर है तो ये बाउंड्री केस है। इस समय I1 जो है वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर TIR टू अकर। एक्चुअली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, वो छोटे एंगलों के लिए TIR की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए TIR होने के लिए इसको हमने बोला मैक्सिमम एंगल फॉर TIR टू अकर, एंड दिस इज I min for ray to emerge out from the second phase। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा होगा ना तो रे विल इमर्ज आउट
फ्रॉम द सेकंड फेज। ये आपको यहाँ क्लियर होगा, मैंने I2 को I1 से थोड़ा बढ़ा दिया, I2 को बढ़ा दिया, अब ये एंगल बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, R1 बढ़ गया, अगर ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर है ना, म्यू कांस्टेंट है तो साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, अगर ये एंगल बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, अब ये बढ़ गया तो ये कम हो गया, R2 कम हो गया, और R2 कम हो गया तो R2 C से भी कम हो गया, और अगर C से कम हो गया तो जो रे अब तक ऐसे ग्लांसिंग जा रही थी वो अब थोड़ी सी बाहर निकलना शुरू हुई, तो यहां से उसका छोटा सा एंगल हो गया। अगर ये एंगल हम और बड़ा करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा करेंगे तो रे बाहर जाएगी। छोटे एंगलों में TIR ज्यादा होता है, बड़े एंगलों में रे बाहर जाती है, इसलिए हमने इसको बोला है I mean for ray to emerge out from the second phase। इस समय जो I है ना, this is I mean for the emergence rate to be obtained। अगर ये मैंने बड़ा कर दिया तो ये छोटा, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और अगर ये C से भी छोटा हो गया तो रे बाहर जाएगी, और अभी उसके कंपैरिजन में मैंने शायद इसे हल्का सा बड़ा किया है तो रे थोड़ा सा इमर्ज हुई है, जो रे यहाँ जा रही थी वो अब यहाँ जा रही है। और अगर मैं I3 की केस लेता हूँ जो एंगल नॉर्मल से काफी करीब है, तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के काफी करीब से है, I3 मैंने काफी लेस देन I1 दिखाया है, ये बाउंड्री केस से ही कंपेयर कर रहा हूँ, I3 कम है, रे इज इंसिडेंट नियर द नॉर्मल, अब I3 कम है तो R1 भी कम है, अब R1 कम है तो R2 बड़ा हो गया, R2 बड़ा हो गया तो शायद R2 C से बड़ा हो गया, अगर R2 C से बड़ा हो गया तब तो TIR हो जाएगा, रे इसी मीडियम में वापस टकरा के आ जाएगा। और जब TIR होता है तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बराबर होते हैं, ठीक है। इस समय इमर्जेंट रे ऑब्टेन नहीं होती, तो यहाँ अगर कभी डिविएशन मांगता है तो I प्लस C माइनस से वैलिड नहीं है। बाई चांस अगर TIR की बात है और उसमें एंगल ऑफ डिविएशन मांग रहा है तो बेसिक से जाना पड़ेगा, उसमें I प्लस C माइनस से आप नहीं लगा पाएंगे। तो खैर आपको साफ दिख रहा है कि अगर एंगल काफी कम है, अगर एंगल काफी कम है इंसिडेंस का इस फेज पे, तो TIR की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एंगल जब ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है तो ये कम है, और अगर एंगल क्रिटिकल से कम है डेंसर मीडियम में तो फिर रे बाहर निकल जाएगी। ये एंगल R2 अगर C से ज्यादा है तो ही TIR होगा और रे इसी मीडियम में टकरा के वापस आ जाएगी। तो इस फेज पे आपको अलग से देखना पड़ेगा। अगर यहाँ बाई चांस कभी कैलकुलेशंस बताती है कि ये रे यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट है तो हाँ फिर ये ठीक है निकल जाएगी। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट है तो फिर ये ऐसे बाहर पैरेलली निकल जाएगी। अब मेरे को ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी और इसमें जो एंगल है फिर वो एंगल ऑफ डिविएशन बताना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से, नॉर्मल से नहीं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से, रिफ्रैक्टेड रे से भी नहीं। बस इतना ही ध्यान रखें कि यहाँ I प्लस C माइनस से वैलिड नहीं है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि TIR की पॉसिबिलिटी छोटे एंगलों के लिए ज्यादा है। छोटे एंगल पे आएगा तो कोई भी लात मार के भगा देगा ना सेकंड फेज पे TIR की पॉसिबिलिटी जब ज्यादा है जब फर्स्ट एंगल पे करीब से छोटे से एंगल को लेके रे चल दी है। चलिए अब हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं I max for TIR to occur। ये वो केस है बाउंड्री केस, इस समय R2 C के बराबर है और बस ये इस बाउंड्री केस के करस्पॉन्डिंग I max निकाल रहे हैं। R2 C के बराबर है तो R1 A माइनस C के बराबर है और म्यू को हम लिख सकते हैं साइन I बाय साइन R2, यहाँ वाला साइन I max और साइन R1 को लिख दिया A माइनस C और बस फिर इसको ओपन कर लिया साइन A माइनस C को, साइन A cos C माइनस cos A साइन C, cos C को लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर C और साइन C को लिख दिया 1 बाय म्यू, साइन C को लिख दिया 1 बाय म्यू। सॉल्व करके ये आंसर आता है। साइन A के टर्म्स में और म्यू के टर्म्स में I max की वैल्यू आपके पास आ रही है। हमारा ये कहना है कि अगर I इससे भी ज्यादा है, तो फिर TIR नहीं होगा and therefore it is I max for TIR to occur and this is I min for ray to go out। अगर आप चाहते हैं कि रे बाहर जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम से कम इतना होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे कम है तो रिफ्रैक्टेड रे में TIR हो जाएगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है I max से तो TIR नहीं होगा, मतलब रे बाहर जाएगी। राइट
All right, now we are discussing condition for TIR to occur in normally incident rate. अगर ये नॉर्मली आ रही है तो ये तो I 0 है, R1 0 है, R2 A के बराबर है, तो और इस समय TIR के लिए तो R2 should be greater than C और maybe equal to C, बाउंड्री केस है तो R2 equal to C. इन जनरल हम TIR की कंडीशन यही लिखते हैं, R2 greater than और equal to C. इसमें दोनों केसेस इन्वॉल्व हो गए, इंक्लूड अगर बाउंड्री वाला भी और ज़्यादा वाला भी, जब एंगल R2 से ज़्यादा. तो R2 को मैं लिख सकता हूँ sin A और साइन सी को लिख दिया 1/μ, तो म्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इसको मैं यहाँ ले गया और इसको यहाँ ले गया. इनइक्वालिटी को आप हैंडल कर रहे हैं तो संभल के करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही ठीक है. तो ऐसे में अब म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin A आ गया, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू cosec A आ गया. कम से कम म्यू जो है वो cosec A होना चाहिए. म्यू जितना ज्यादा होगा ना उतनी भी TIR की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी. तो कम से कम म्यू cosec A के बराबर होना चाहिए. थोड़ा ज्यादा म्यू हो तो अच्छा है, तो TIR की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. और नॉर्मल इंसिडेंस में भी, नॉर्मली इंसिडेंट रे में भी TIR हो सकता है. ये जितना कम होगा ये उतना कम होगा, और R1 जितना कम होगा R2 उतना ज्यादा होगा, और R2 जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा TIR की पॉसिबिलिटी है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से TIR शुरू हो सकता है अगर म्यू मीन इज इक्वल टू cosec A वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर TIR टू अकर इन एनी इंसिडेंट. कोई भी रे आ जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होता है. यदि इसमें TIR हो रहा है तो फिर इससे कम जितनी भी रेज हैं 0 एंगल से 90 डिग्री के बीच में, उनमें भी TIR हो जाएगा. तो हम इसकी कंडीशन कैलकुलेट करते हैं कि जब ये 90 है तो TIR की कंडीशन क्या आ रही है. अगर ये 90 है, रेयर और मीडियम एंगल 90 है, तो डेंसर मीडियम में C, और फिर ये R2 जो है ये A माइनस C. और अगर आप चाहते हैं कि TIR हो तो ये जो R2 है ये C से बड़ा होना चाहिए, R2 ग्रेटर देन और इक्वल टू C. ये एंगल में हम बराबर ही दिखाते हैं हमेशा अगर TIR होता है तो. अब खैर A माइनस C, R2 की जगह A माइनस C लिख दिया, तो A माइनस C ग्रेटर देन इक्वल टू C, A ग्रेटर देन और इक्वल टू 2C आ जाए. कम से कम A अगर 2C भी होगा ना, अगर A 2C होगा तो रे ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी. अगर A 2C के बराबर हुआ, अगर A 2C के बराबर हुआ तो रे ऐसे आएगी, तो कुछ ऐसे जाएगी और इसको छूती हुई निकल जाएगी. ये 2C का केस है. अगर एंगल 2C से बड़ा है ना तो फिर ये ऐसे जाएगी. एंगल 2C है तो ये केस बनेगा, दोनों तरफ एंगल 90 डिग्री बनेगा. ग्लांसिंग आएगी और ग्लांसिंग चली जाएगी, या ग्रेजिंग आएगी और ग्रेजिंग चली जाएगी. खैर A/2 ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू C, ग्रेटर देन और इक्वल टू C, दोनों तरफ साइन साइन ले लिया, तो म्यू मिन की वैल्यू आ गई आपके पास cosec A. अगर म्यू थोड़ा और भी ज्यादा हो ना, अगर म्यू थोड़ा और भी ज्यादा हो तो किसी भी रे में TIR हो जाए. ऑलराइट, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स. एक आइसोसेलेस प्रिज्म जिसका के एंगल 45 डिग्री है, अगर इसका म्यू 1.5 है, अगर म्यू इसका 1.5 है तो इसका जो साइन C है वो 2/3 है, और जो C है वो साइन इनवर्स ऑफ 0.66. तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो करीब 41.8 डिग्री आएगा. तो अगर इसका म्यू 1.5 है ना, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस समय यहाँ पर 45 डिग्री क्रिटिकल से ज्यादा है. अगर ये क्रिटिकल से ज्यादा है तो TIR हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा. अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो रे ऐसी चली जाएगी. यहाँ पे इस फेस पे अब ये एंगल हो जाएगा 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा यहाँ 0, तो रे सीधी निकल जाएगी. नॉर्मली इंसिडेंट है तो टोटल इंसिडेंट रे और टोटल फाइनल इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री. तो रे जब एक फेस पे आती है तो जो डिविएशन होता है 90 डिग्री. पेरिस्कोप्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं. फिर ये अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म के जिसका कि म्यू रूट 2 है, अगर रे हाइपोटेन्यूज पे आए, बड़े सबसे बड़ी साइड पे आए और नॉर्मली आए, तो फिर फाइनली रे 180 डिग्री से डिविएट हो जाती है. डिविएशन, एंगल चेंज हो गया तो इसको डिविएशन बोलते हैं. ओके, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं ढेलाई ग्राफ या फिर आइडल ग्राफ. उस समय की बात कर रहे हैं जब TIR नहीं हो रहा है. रे जब इस फेस से बाहर आ रही है, इमर्जेंट फेस से रे जब बाहर आ रही है, उस समय हम I को वेरी करते जाएंगे और ये डिविएशन नापते जाएंगे.
और फिर डेल वर्सेस आई ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे जैसे हम आई चेंज करते हैं ना, शुरू में हम पाते हैं कि डेल कम हो रहा है, फिर कहीं मिनिमम हो जाता है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब शुरू में कुछ आई है, कुछ एक बहुत देर तक तो इतने एंगल के लिए तो 0 डिग्री से I1 के लिए तो इमर्जेंट रे मिलती नहीं है, क्योंकि छोटे एंगल्स के लिए तो TIR हो जाता है ना। तो पहली बार जब रे बाहर आती है, उस समय एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री होता है। इस केस में जब रे बाहर आती है पहली बार, तो ये केस बनता है। तो इस समय जो आई है उसे मैं I1 ले रहा हूं। जब I1 की कुछ फाइनाइट वैल्यू है, शुरू में तो 0 से I1 तक तो TIR होता है, तो इमर्जेंट रे हमने दिखाई नहीं, इसलिए एंगल ऑफ डिविएशन की कोई बात ही नहीं की। जब एंगल I1 है ये पहली बार, जब E 90 डिग्री है उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय डेल मैक्स होता है। कोई भी एक 90 डिग्री होना I या E में से, तो डिविएशन मैक्सिमम का केस होता है। तो डेल मैक्स होता है शुरू में, फिर ये कम होते जा रहा है और फिर ये बढ़ता जा रहा है, और वापस जब अब I2 90 डिग्री हो गया है, अगली केस में जब I2 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, उस समय रे ऐसे बाहर जाती है और एक्चुअली ये एंगल फिर I1 हो जाता है। जब ये एंगल I1 है तो ये 90 डिग्री है, और जब ये इसको मैं पलट दूंगा और इसको इंसिडेंट बना दूंगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस, अब जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो पुराने I1 के बराबर होगा। तो जब I2 90 डिग्री है, जब I2 डिग्री 90 डिग्री है, जब ये E I1 के बराबर है, उस समय भी एंगल डेल मैक्स होगा। जब I में से या E में से कोई भी 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल मैक्स होता है। एनीवे मेन बात हम ये देख रहे हैं कि सेम वैल्यू ऑफ डेल इज ऑब्टेन्ड फॉर टू एंगल्स ऑफ I, एक ये एंगल और एक ये एंगल। सेम वैल्यू ऑफ डेल इज ऑब्टेन्ड फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, और हम खास तौर से सिर्फ डेल मिन में इंटरेस्टेड है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन भी हमें 2I के लिए मिलेगा, पर एंगल ऑफ डेल मिन जो है वो प्रिज्म की खाली एक सेलिएंट फिक्स पोजीशन के लिए मिलता है। इस समय ये I1 और I2 बराबर होते हैं दो एंगल्स के लिए। वैसे तो दो एंगल्स के लिए सेम डेल मिलता है, और जैसे आप डेल मिन कर रहे हैं वो तो आपको एक ही एंगल के लिए मिलेगा। तो उस समय ये जो एंगल है I1, ये कुछ I1 है और ये E है, ये E एक्चुअली I2 है। डेल मिन के केस में I और E बराबर होते हैं। अगर ये I1 है तो ये E है, और अगर मैं इसको I बना दूं तो ये E हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी से। डेल मिन के केस में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो डेल मिन केवल प्रिज्म की एक पोजीशन के लिए ऑब्टेन की जा सकती है। A given del can be obtained for two positions of the prism, but del min can be obtained only for one position of the prism। और हम सारे इसी में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे, हमारे आने वाले सारे डिस्कशंस डेल मिन के ही होने वाले हैं। चलिए अब हम कुछ स्पेशल रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इन द पोजीशन ऑफ डेल एम। डेल एम से हमेशा हमारा मतलब है डेल मिन, हालांकि डेल मैक्स को भी शॉर्ट में बोलें तो शायद डेल एम ही कहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि डेल इसमें I और E बराबर होते हैं, I = E, पूरी सिमेट्री होती है। ये जो दोनों एंगल हैं अपने अपने हवा में एंगल, दोनों एंगल सेम होते हैं, तो हर प्रकार की यहाँ सिमेट्री दिख रही है हमको। I और E बराबर है ड्यू टू सिमेट्री। अब I + E A + del m होता था, और ये I + E A + del होता था, ध्यान रखें। I + E को हम हमेशा A + del कह सकते हैं, A + del m नहीं कह सकते। तो I को A + del m कह सकते हैं अगर E को I लिख दें तो। I + E is not equal to A + del m, ये कॉमन मिस्टेक होती है। I + E is equal to A + del, it is not A + del m। हाँ, I + I is equal to A + del m। इससे मैंने I की वैल्यू निकाल ली A + del m/2। इन द पोजीशन ऑफ del m I को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, सिमेट्री के मारे अगर हवा के एंगल सेम है तो कांच के अंदर भी एंगल सेम होंगे। अगर म्यू सेम है और ये बाहर के एंगल सेम है तो कांच के अंदर के एंगल भी सेम होंगे। सिमेट्री है ना, तो R1 और R2 दोनों बराबर है, मान लिया उनको हम R कह रहे हैं। तो ये जो A है ये R1 + R2 है, इसको 2R कह रहे हैं, तो R हो गया A/2 ओनली इन द पोजीशन ऑफ del m, क्योंकि सिमेट्री खाली del m की पोजीशन में है।
तो ड्यू टू सिमेट्री रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये भी जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है कि ये हमेशा सही नहीं है। अगर प्रिज्म का बेस ऐसा हो जाए, अगर प्रिज्म का बेस ऐसा हो जाए तो रिफ्रैक्टेड रे विल नॉट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। सो रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म ओनली फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म, ये ध्यान रखिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ऑफ म्यू इन टर्म म्यू, बस फॉर्मूला ऑफ म्यू। लेकिन सवाल अगर कहीं भी बोलता है सवाल की लैंग्वेज में इन द पोजीशन ऑफ डेल एम, तो आप बेसिकली म्यू को sin i by sin r लेंगे, i को तो i ले लीजिए और r को a/2 लिख दीजिए। अगर सवाल कहता है कैलकुलेट i इन द पोजीशन ऑफ डेल एम, अगर i निकालना है तो i को जिंदा रखो, i को कुछ मत करो। अगर i निकालना है और इन द पोजीशन ऑफ डेल एम बोला है तो i को जिंदा रखो। बस इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिए कि साइन के बाद जो भी चीज है उसको ब्रैकेट में डालिए। यहाँ भी साइन के बाद जो भी चीज है वो ब्रैकेट में डालिए, नहीं तो ये टू कभी कभी धोखा दे देता है। ऐसे ही अब हम अगर i नहीं निकालना, सपोज डेल एम निकालना है, बोलता है इन द पोजीशन ऑफ डेल एम कैलकुलेट डेल एम, तो फिर मैं i को भी यहाँ डाल दूंगा, i को डाल दूंगा a प्लस डेल एम बाई 2। ये मैंने i को डाल दिया a प्लस डेल एम बाई 2। और ये ध्यान रखिए ये ब्रैकेट जरा बड़ा लगाएंगे हम, साइन के बाद जो कुछ भी वो पूरे एक ब्रैकेट में है। अगर ये ब्रैकेट अलग अलग होते हैं ना तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता, ऐसा हम नहीं कर सकते। साइन के बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना चाहिए, इस साइन के बाद भी एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना चाहिए। तो म्यू के ये फॉर्मूले यूज होते हैं अगर वो डेल एम की पोजीशन में बोले तो, ठीक है। अगर इस कैलकुलेशन से कभी किसी न्यूमेरिकल में वो कहता है डेल निकालो और सफिशिएंट जानकारियां इसकी नहीं है, तो फिर आप डेल एम निकालो। डेल एम तो निकालना आसान है, अगर उसने सपोज म्यू दे दिया, आपको म्यू दे दिया और ए दे दिया, तो इतने से सब हम डेल एम निकाल सकते हैं। अब उसने कहा डेल निकालो, डेल निकालने के लिए तो मुझे आई चाहिए, ई चाहिए और ए चाहिए। डिविएशन डिपेंड्स ऑन आई, ई एंड ए। अगर कहता डेल निकालो और ये तीन चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दिए हैं, तो फिर वो चाहता है कि आप इस फॉर्मूले की मदद से डेल एम निकाल लो। और ये डेल मिन है, तो जो भी आपका डेल आएगा वो डेल मिन से तो थोड़ा बड़ा ही आएगा। तो जो डेल मिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे जो नेक्स्ट बड़ा ऑप्शन आपको दिख रहा हो उसे आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट। चलिए थिन प्रिज्म्स का एक स्पेशल केस देखते हैं। थिन प्रिज्म मतलब अगर ए लेस देन 10 डिग्री है, कुछ 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री है, फॉर थिन प्रिज्म्स एंड फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंट्स, तब आई और आर दोनों को हम स्मॉल एंगल ले सकते हैं। अगर रे नॉर्मल के ऑलमोस्ट करीब से आए तो तब म्यू sin i by sin r की जगह हम i by r कह सकते हैं, क्योंकि छोटे एंगल के लिए sin i इक्वल टू i। फिर इन द पोजीशन ऑफ डेल एम, अगर सवाल में कहीं ना कहीं ये मेंशन किया है तो फिर हम ये i और r को ये ले सकते हैं। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। पहले तो साइन के अंदर घुस के बैठे थे तो ये 2 और ये 2 काट नहीं सकते थे। अब इसलिए डेल एम का फॉर्मूला क्या म्यू माइनस 1 इंटू ए। ध्यान रखिए डेल एम का फॉर्मूला है, डेल का फॉर्मूला नहीं है, और वो भी सिर्फ थिन प्रिज्म्स के लिए है। हमारी टेंडेंसी है कि हम बड़ा फॉर्मूला म्यू इक्वल टू sin a plus l by 2 sin a by 2 को अवॉइड करना चाहते हैं, और इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, जबकि बड़ा रिस्की है। वार्निंग ये है कि डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला व्हेन a इज अननोन। अगर a निकालना है तो आपको पता नहीं है कि स्मॉल है कि बिग है, और ये सिर्फ स्मॉल के लिए बड़ा है, या तो अगर ऑप्शन ही ना आ पा रहे हो, ऑप्शन तभी इसी फॉर्मूले से बात आ रहे हो, सवाल सॉल्व भी इसी से हो रहा हो, तो फिर आप a को छोटा मान लीजिएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है तो a को छोटा मान लीजिए, अदरवाइज सब a को आप बड़ा वाला उसका फॉर्मूला यूज करिए, म्यू इक्वल टू sin a plus l by 2 sin a by 2। कभी कभी बोलता है a 60 डिग्री है, फिर भी हमारे दिमागों पे ये इतना हावी रहता है फॉर्मूला कि हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और ये छोटा फॉर्मूला हम पसंद करते हैं। दैट इज वेरी रिस्की, ये फॉर्मूला अवॉइड ही किया जाए। हाँ, जब हम डिस्पर्शन एंड प्रिज्म्स पढ़ेंगे, अभी तो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म, जब डिस्पर्शन एंड प्रिज्म पढ़ेंगे तो ये हमेशा अज्यूम भी रहता है कि मैं थिन प्रिज्म की ही बात कर रहा हूँ और डेल एम की ही बात कर रहा हूँ, तो वहां डेल का फॉर्मूला ही म्यू माइनस 1 इंटू ए लिया जाता है। डिस्पर्शन इन प्रिज्म में तो यही लिया जाता है हमेशा, फिर उसे डेल एम भी बताने की कष्ट नहीं करते, फिर खाली डेल बोल देते हैं। चलिए अब 2 स्पेशल रिजल्ट्स और देख लेते हैं। इन द पोजीशन ऑफ डेल एम, अगर डेल एम की पोजीशन है और ये सिमेट्री है, if the prism is cut into 2 symmetrical parts, यहाँ से प्रिज्म को काट देते हैं तो डेल्टा आधा हो जाता है, क्योंकि डेल्टा का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और अगर ए आधा हो गया तो डिविएशन आधा हो जाएगा। बड़ी बात सिर्फ डेल एम के लिए वैलिड नहीं है और सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए वैलिड नहीं है, ये थिक प्रिज्म के लिए भी वैलिड।
थिक प्रिज्म के लिए वैलिड है सॉरी अगर डेल की कंडीशन हो, अगर डेल की कंडीशन हो, ये सिर्फ डेल की ही कंडीशन है, ऑफ कोर्स डेल की कंडीशन है। अगर डेल के केस में आप प्रिज्म को आधा काट देंगे इन द पोजीशन ऑफ डेल, तो ये बड़े प्रिज्म के लिए भी सही है क्योंकि सिमेट्री है ना, तो पहले डेल वन और डेल टू दो डिविएशन हो रहे हैं और दोनों बराबर हैं, अब एक ही डिविएशन होगा। तो बड़े मोटे प्रिज्मों में भी अगर डेल का केस हो और एंगल आधा कर दें तो डिविएशन आधा हो जाएगा, डेल की पोजीशन होनी चाहिए। दूसरा रिजल्ट ये है व्हेन अ थिन प्रिज्म ऑफ mu equal to 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर, प्रिज्म को पानी में डाल देते हैं तो जो टोटल डिविएशन हो जाता है वो 1/4 हो जाता है। और ये हाँ डेल वाला ही केस है, ये डेल वाला ही केस है। तो डेल का फॉर्मूला है mu - 1 into a, बोलचाल में हम इसको ज्यादातर डेल ही ले लेते हैं, हालांकि डेल और डेल में बड़ा फर्क है, ध्यान देना चाहिए आपको। तो डेल का ही केस है, अगर मैं और कुछ नहीं कर सकता तो यही करूंगा। ये म्यू जाता है, म्यू जो होता है वो रिलेटिव म्यू होता है। तो अगर आपने इसे वाटर में डाला है तो आप ग्लास का म्यू अपॉन वाटर का म्यू -1 into a लेंगे, और अगर आपने इसे एयर में रखा हुआ है तो ग्लास का म्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे -1 into a। इन्हें जब आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा डिविएशन इन वाटर इज डिविएशन इन एयर अपॉन 4। डेंसर मीडियम में तो ये कांच, अगर रिलेटिव म्यू कम हो गया तो रिफ्रैक्शन के जितने भी इफेक्ट्स होते थे, वो कम हो। डेंसर अगर रिलेटिव म्यू कम हो गया है, यहाँ रिलेटिव म्यू कम हो गया, यहाँ रिलेटिव म्यू जो है ना 9/8 बचा, तो रिलेटिव म्यू कम हो गया तो बेंडिंग कम होगी, तो ये जो डिविएशन होता था ये अब कम हो जाएगा। पहले रे ऐसे जाती थी, अब रे ऐसे जाएगी। पहले इतना डिविएशन होता था एयर में और पानी में जाके इतना डिविएशन हो जाएगा। रिलेटिव म्यू 1.11 बचा, पहले रिलेटिव म्यू 1.5 था, जब ये एयर में था ना तो रिलेटिव म्यू 1.5 था, अभी रिलेटिव म्यू 1.11 बचा। रिलेटिव म्यू कम हो गया तो बेंडिंग कम हो जाएगी, तो डिविएशन कम हो जाएगा। All right, that is all in this series, in this lecture. Thank you.